नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य हमने शुरू किया था। मौर्य राजवंश में हमने पिछले अपने लेक्चर में जान लिया था चंद्रगुप्त के बारे में, किस तरह से चंद्रगुप्त शासक बनता है और किस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उसके बाद उसके साम्राज्य में किस तरह से अभिलेखों का भी हमने जिक्र किया और अंत में किस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त का ही पुत्र है। इसके बारे में जो आज हम जानेंगे, बिंदुसार कौन था, उसका जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। बिंदुसार के काल में जो विद्रोह हुए तक्षशिला में उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उसका जो प्रशासन है, किस तरह से उसने मौर्य राजवंश में अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया, और उसका खुद का जो धर्म है ये हम पढ़ेंगे। अब जितना भी मौर्य राजवंश हम पढ़ेंगे, इसमें जो जितने भी शासक हुए हैं चंद्रगुप्त से लेके आखिरी टोटल 10 शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंदुसार इसका दूसरा शासक है। इन सबके धर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिंदुसार कौन था। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो है ये मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है, शासक बनता है। और जैन परंपरा के अनुसार इसकी माता का नाम हमको मिलता है दुर्धरा। तो दुर्धरा इसकी माँ का नाम है, यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी पत्नी थी। और हमने अपने पिछले लेक्चर में एक और पत्नी के बारे में उसके बारे में बात की थी चंद्रगुप्त के, जब उसकी संधि होती है सेल्यूकस से, तो सेल्यूकस की जो पुत्री हेलेना होती है वो उसकी पत्नी बनती है। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो बिंदुसार है ये हेलेना का पुत्र है। हेलेना जो उसकी सेल्यूकस की पुत्री थी और चंद्रगुप्त की पत्नी बनती है संधि के दौरान। तो हेलेना का पुत्र मानते हैं, लेकिन ये जो मत है ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। इनफैक्ट एक स्टोरी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचलित एक कहानी है कि जो हेलेना है वो दुर्धरा से बहुत ज़्यादा द्वेष रखती थी, उसको पसंद नहीं करती थी। और धोखे से, इसी द्वेष के कारण धोखे से जो हेलेना है उसने इसको विष पिला दिया था दुर्धरा को, जिस समय ये गर्भवती होती है। तो जब ये गर्भवती होती है, इसको विष पिला देती है दुर्धरा को हेलेना। तो चाणक्य जो महामंत्री है उसकी सूझबूझ से इस हेलेना को इस दुर्धरा को लेके जाता है चाणक्य, और इसका सिजेरियन होता है, ऑपरेशन होता है और बिंदुसार का जन्म होता है। तो सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला ये प्रथम ऐसा शासक है भारतीय इतिहास में, अगर हम देखें प्राचीन इतिहास में। और सल्तनत कालीन में भी हमने बात की थी, एक शासक का नाम आपको बताया था सल्तनत कालीन इतिहास में किसका जन्म सिजेरियन से हुआ है। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें पहला ऐसा शासक है जिसका जन्म सिजेरियन तकनीक से हुआ है, ऑपरेशन के द्वारा किया गया है। और इसके जन्म के समय इसके सिर पर विष का एक बिंदु दृष्टिगोचर होता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ता है बिंदुसार। तो यहाँ से इसका नाम बिंदुसार आ जाता है। और वायु पुराण में अगर हम बात करें तो इसका नाम भद्रसार मिलता है। इसके बहुत सारे अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम मिले हैं, तो भद्रसार एक नाम मिला है। अब हम बात करते हैं यूनानी लेखकों के बारे में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय में बहुत ज़्यादा इनके बारे में यूनानियों ने लिखा है और इनके लेखन से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है इस पूरे मौर्य साम्राज्य के ऊपर। तो जो यूनानी लेखक हैं वो इसको अमित्रोकेट्स कहते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण अगर हम करें तो वो होता है अमित्रघात। और अमित्रघात का जो अर्थ है वो है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये हो सकता है इसकी एक उपाधि हो। पतंजलि के महाभाष्य में भी हमको अमित्रघात नाम मिलता है। तो शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसी हो सकता है उपाधि इसने धारण की हो। तो अब ये जो उपाधि इतनी ज़बरदस्त एक है अमित्रघात, तो इससे हमको ये तो समझ में आ जाता है कि वो किसी भी तरह से दुर्बल शासक नहीं था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार भी नहीं किया। इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। अगर हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, तो एक नाम आता है तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार हैं जो कि 16वीं सदी में हुए हैं, 16th सेंचुरी में हुए हैं। इन्होंने पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ इन्होंने बताया है। और इनका जो विवरण है उसके अनुसार हमको पता चलता है कि बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से 16 नगरों के राजाओं और सामंतों को परास्त किया था बिंदुसार ने, और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि बिंदुसार का जो साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ा सा बढ़ गया होगा, और बहुत ज़्यादा उसने विजय नहीं हासिल किए। बहुत ज़्यादा उसके विजयों के बारे में कहीं पे आख्यान नहीं मिलते, कहीं इसका विवरण नहीं है। हालांकि इसके समय में एक विद्रोह हुआ है, तक्षशिला का विद्रोह, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमको अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य जो है वो प्रांतों में विभाजित कर दिए जाते थे। तो इसी तरह से एक प्रांत था उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि इस समय नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, और इस समय प्रेजेंट डेज में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में है।
तो वहाँ पे इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को राज्यपाल बनाया था। उपराजा बोलते थे, गवर्नर बोल सकते हैं हम। तो राज्यपाल बनाया था सुसीम को, बड़े बेटे को वहाँ पे, और छोटे बेटे जो इससे छोटा था अशोक, उसको मध्य देश की राजधानी उज्जैनी का राज्यपाल बनाया था। अब सुसीम के समय तक्षशिला में जनता विद्रोह कर देती है और इस विद्रोह को सुसीम जो है वो शांत नहीं कर पाता, जिसके लिए अशोक को भेजा जाता है। अब ये जो जनता का विद्रोह है, ये ऐसा पता चलता है कि जनता ने विद्रोह ना तो सम्राट के खिलाफ किया है और ना ही राजकुमार के खिलाफ किया था, बल्कि वहाँ पे जो अमात्य थे, जो वहाँ पे उनके सरकारी जो अधिकारी थे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध जो है जनता ने विद्रोह किया था। तो ये अशोक वहाँ पे जाता है और अपनी उदारतापूर्ण नीति से वहाँ पे शांति स्थापित करता है। और इसके बाद बिंदुसार के अंतिम समय में फिर से एक बार तक्षशिला में दोबारा विद्रोह होता है, और इस विद्रोह जो दोबारा विद्रोह हुआ है इसका दमन सुसीम करता है। और ये जो दोबारा जो विद्रोह हुआ है, ये जनता का विद्रोह नहीं है। जो दोबारा विद्रोह होता है ये राज दरबार में षड्यंत्र होते हैं, उसकी वजह से विद्रोह होता है। तो हमको ये याद रखना है कि जो पहला विद्रोह हुआ है उसमें अशोक ने उसको वहाँ पे शांति स्थापित की है, और दूसरा जो विद्रोह होता है वो जनता का विद्रोह नहीं है और उसमें शांति स्थापित करता है कौन? सुसीम। तो ये कई बार नेट में पूछ लिया जाता है कि पहला जो विद्रोह हुआ तक्षशिला में उसमें किसने शांति स्थापित की। तो हमको ये याद रखना है, कहीं हम कंफ्यूज नहीं होना है कि मध्य देश का तो गवर्नर या उपराजा जो था या राज्यपाल जिसको हम कहते हैं वो अशोक था, तो मध्य देश में है, और उत्तरापथ में सुसीम है। तो हो सकता है लोग इस कन्फ्यूजन में सुसीम लगा देते हैं, लेकिन सुसीम ने पहली बार में शांति स्थापित नहीं की है, पहली बार में शांति स्थापित अशोक ने की है। इसके अलावा अब विदेशियों के साथ संबंध के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमने देखा था पिछली लेक्चर में भी अपने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस तरह से विदेशियों के साथ संबंध स्थापित हो गए थे और मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब यहाँ पे सीरिया का एक नरेश है एंटियोकस प्रथम, इसने एक राजदूत भेजा है डायमिकस। तो डायमिकस नाम का एक राजदूत भेजता है सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम, और ये हो सकता है मेगास्थनीज के स्थान पे ही इसको भेजा गया है। और इसके अलावा हमको एक मैत्रीपूर्ण पत्राचार का भी एक उल्लेख मिलता है, जिसमें बिंदुसार जो है वो सीरिया के नरेश से 3 वस्तुएं मांगता है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक यानी कि एक फिलोसफर। तो ये जो तीनों चीज़ें मांगता है, इसमें से जो सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम है वो पहली 2 चीज़ें भेज देता है, मीठी मदिरा और सूखा अंजीर भेज देता है, और दार्शनिक को भेजने से मना कर देता है, ये कह के कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। तो ये दार्शनिक को नहीं भेजता और बाकी दोनों चीज़ें भिजवा देता है। तो इस तरह से हमको ये भी पता चलता है कि बिंदुसार जो है वो दर्शन शास्त्र पे बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी। इसके अलावा प्लिनी जो है उसके अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा। तो ये डायनोसियस एक नाम है, एक डायमिकस, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सीरिया से आया है एंटियोकस प्रथम ने, जिसको भेजा है डायमिकस है, और मिस्र का शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने जिसको भेजा है उसका नाम है डायनोसियस। तो ये यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और कंफ्यूज करने के लिए आपको नाम उल्टे सीधे कर देंगे, क्रॉस मैच कर देंगे। सीरिया नरेश हो सकता है आपको टॉलमी द्वितीय दे दिया जाए, या हो सकता है आपसे बोले कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायमिकस भेजा। तो ये वहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि जो डायनोसियस आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था या अशोक के दरबार में आया था। मगध साम्राज्य में वो ज़रूर आया, लेकिन वो आया किसके दरबार में ये स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जो राजा था मिस्र का टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये दोनों के ही शासनकाल में समकालीन है, अशोक और बिंदुसार दोनों के। तो इसलिए इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कभी भी प्रश्न अगर आता है तो यही माना जाता है कि बिंदुसार के समय में ये आया था। प्रशासन व्यवस्था जो बिंदुसार के समय में है वो लगभग वैसी ही बनी रहती है जैसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी, और साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था। जैसे मैंने आपको भी इससे पहले बताया, उज्जैनी का राज्यपाल बनाया किसी को, और तक्षशिला, ऐसे प्रांत बने थे। तो वहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति होती थी जिनको कुमार बोलते हैं। प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों की भी नियुक्ति की गई। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत बार, खल्लाटक का नाम किससे जुड़ा हुआ है, कई बार पूछ सकते हैं। 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद किसके दरबार से जुड़ी थी ये भी पूछ सकते हैं, और किस ग्रंथ के अनुसार है, तो दिव्यावदान। तो ये हमको याद रखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है
इसके अलावा जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में कुछ समय तक चाणक्य इसका महामंत्री बना रहा और चाणक्य के बाद नाम आता है राधागुप्त का। तो ये राधागुप्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हमसे पूछते हैं प्रश्न मौर्य सम्राटों और उनके महामंत्रियों के विषय में। आगे चल के हम अशोक की भी बात करेंगे, उसका कौन महामंत्री था, उसकी सबकी पूरी एक लिस्ट आप बना सकते हैं और यहाँ से मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन सकता है या सिंपल सेंटेंस आपको दे सकते हैं, सही गलत भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ में हमको एक और नाम मिलता है, मंत्री परिषद का एक सदस्य है जिसका नाम है सुबंधु। अब ये जो सुबंधु है ये चाणक्य से ईर्ष्या रखता था, ऐसी एक कहानी प्रचलित है कि ये चाणक्य से ईर्ष्या रखता था और चाणक्य जो है इससे काफ़ी दुखी होता है और इसकी वजह से चाणक्य चला जाता है तप करने वन में। लेकिन फिर सुबंधु को अपने ऊपर पश्चाताप होता है और वो सुबंधु जो है चाणक्य से माफ़ी मांगता है और चाणक्य वापस आ जाता है। तो इस तरह से एक कहानी प्रचलित है सुबंधु के बारे में। तो सुबंधु नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चाणक्य के साथ जुड़ा हुआ है। बिंदुसार का धर्म अगर हम देखें तो थेरावादी परंपरा और महावंश के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इसने 60,000 ब्राह्मणों का इसने उत्कर्ष भी किया है, ऐसा हमको लेख मिलता है थेरावादी परंपरा और महावंश में। लेकिन अगर हम बात करें बिंदुसार के धर्म की तो अजीवक मत के साथ ये संबंधित है, अजीवक संप्रदाय के साथ संबंधित है और इसी संप्रदाय के आगे चल के अनुयायी अशोक और दशरथ भी बनते हैं जिनकी हम बात करेंगे। अशोक के बारे में हम बात करेंगे अगले अपने लेक्चर्स में। तो अशोक अपने 7वें स्तंभ लेख में कहता है कि मेरे पूर्व के राजाओं ने भी धम्म द्वारा मनुष्यों का उत्कर्ष किया है। हो सकता है ये जो संकेत दे रहा है ये अपने पिता बिंदुसार की तरफ दे रहा है। तो बिंदुसार ने हो सकता है इससे पहले धम्म द्वारा मनुष्यों का उत्कर्ष किया, जिसका ये अशोक उल्लेख कर रहा है अपने 7वें स्तंभ लेख में। अच्छा, ये अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हैं चाहे उसके शिलालेख हैं, इनके ऊपर हम एक अलग से एक सत्र रखेंगे जिसमें हम सारे इसके शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं और अशोक का जो धम्म है इनके ऊपर प्रश्न नेट से भी आते हैं बहुत ज़्यादा, यूपीएससी में भी, मेंस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा बिंदुसार के दरबार में एक व्यक्ति का नाम आता है पिंगलवत्स। ये पिंगलवत्स जो है ये अजीवक संप्रदाय का ज्योतिष है और ये पिंगलवत्स ही वो व्यक्ति है जो ये भविष्यवाणी करता है कि आगे चल के अशोक जो है वो सम्राट बनेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का भी अनुयायी है और बिंदुसार जो है वो अजीवक संप्रदाय का भी अनुयायी है। कहीं से भी इस समय धर्म में लेके कहीं कट्टरता नहीं है और दोनों ही धर्मों को वो समान रूप से प्रश्रय दे रहा है। आगे चल के हम बात करेंगे अगले लेक्चर में अपने अशोक के बारे में। अशोक का जीवन परिचय आपको बताएंगे, किस तरह से वो राजा बनता है, सम्राट बनता है। उसके बाद कलिंग का जो प्रसिद्ध युद्ध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके परिणाम और उसका जो प्रभाव पड़ा भारतीय इतिहास पे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कलिंग का युद्ध, क्योंकि वहाँ से भारतीय इतिहास में हमको पहला ऐसा सम्राट मिलता है जो धम्म विजय करेगा। तो हम उसके धम्म के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अशोक का बुद्धिज़्म के साथ क्या किस तरह से रिश्ता था, कैसे कनेक्शन है, इसके अलावा उसके जितने उसके शिलालेख हैं, जितने उसके स्तंभ लेख हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।